जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। करें। अब बार बार ये कहते हैं जी हमारा आईनी हक है। जला के राख कर दिए घर अपने सारे। रेडियो पाकिस्तान तोड़ के रख दिया आपने, बिल्कुल सारी जला दी बिल्डिंग, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। और फिर अब एक्सक्यूजेस पेश करते फिर रहे। लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूं कि इनको चाहिए कि अब अगर थोड़े से किसी वक्त जब एक कहते हैं ना, एक तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं खान साहब को आज मैंने एक नई चीज उनके लिए नया चीज एक पढ़ी है कि दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर है ये। दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर, उसके अंदर अकल नहीं है। वो 70 साल 71 ईयर्स 71 साल वाली उनकी मेच्योरिटी नहीं है। इज अ टीनेजर। उनके इमोशंस पैशन देखें तो टीनेजर्स। तो चले देखें, दुआई की जा सकती है 76 साल में जो जो मसाइल हैं सर था पाकिस्तान ना के। सर, भारत का एक बड़ा सर, वो आई डोंट नो आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं, वो था ना दिल तो बच्चा है जी। एक सॉन्ग आया था बड़ा तो शायद। बिल्कुल, बड़ा अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है बिल्कुल, दिल तो भाई। तो इनका दिल बच्चा ही है, ग्रो ही नहीं कर सका, अकल भी नहीं ग्रो कर सकी। लेकिन दुख के बात है, एज के साथ साथ मेच्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। एज और साल जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बुर्दबारी आती है, हम्बलनेस आती है, टॉलरेंस आती है, विजन आती है। हर एक की बात सुनने का जज्बा होना चाहिए, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन ये नहीं आई। जलाओ घराओ और मैंने ही वर्ल्ड कप जीता, मैं ही सारा कुछ हूं। ये मैं वाली बात जो है ये सियासत में भी नहीं होती, और एज के साथ भी इसमें मेच्योरिटी आनी चाहिए मेरे ख्याल में। और जिसका फुकदान है, और इनमें नहीं है फुकदान, सिर्फ दुख की बात है पाकिस्तान के अंदर 76 साल में जो चंद टॉप ऑफ द लाइन जो इश्यूज हैं उनमें यही पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है सियासत की, और जमहूरियत के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तभी एस्टेब्लिशमेंट, मैं हमेशा आपके कहता रहा हूँ शो में आरजू के, कभी भी एक इंस्टीट्यूशन अकेला वारदात नहीं कर सकता, सारे इंस्टीट्यूशन जब तक इकट्ठे ना हो। तो अब तो खैर प्रूव हो चुका है कि जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान हर सारे इकट्ठे मिलकर वारदात डालते हैं, और एक दूसरों के साथ रिश्तेदारियां देखें। सुप्रीम कोर्ट की रिश्तेदारियां देख लें आप लाहौर हाई बिल्कुल कोर्ट की ऐसे ही। रिश्तेदारियां देख लें आप। फिर मैं एक दूसरे के साले बहनोई हैं, सारे साले बहनोई की गेम है ये। इसमें मार खा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रहने वाले जो बेचारे बाहर नहीं जा सकते। वरना तो 9 लाख लोग एक साल में भागे वहां से। लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। जिस तरह क्या किया जाए, दुख है, दुख होता है। वरना मैं तो खुद 36 साल से यहाँ पे महाजर होकर बैठा हूँ। मैं दुख होता है जिन लोगों ने मुझे महाजर किया। ये किसी महाजर से पूछा जाए तो पता चलता है कि कितनी दर्दनाक चीज होती है कि जब आपका वो आपके अपने होम आपको अपने घर से निकाला जाए, चाहे अपॉर्चुनिटीज के लिए निकाला जाए, चाहे रिलीजियस बिलीफ के लिए निकाला जाए। लेकिन घर छोड़कर निकलना इतना आसान नहीं है। किसी नई जगह पे जाके सिस्टम को देखना, सिस्टम को सीखना। मैं अभी तक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आरज़ू, मैं अभी भी कई दफा ख्वाब देखता हूँ तो पाकिस्तान में होता हूँ, और मैं उसी घर में होता हूँ जहाँ मेरी पता है। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ होता हूँ जब भी होता हूँ ख्वाब। तो जब अब 36 साल के बाद भी ख्वाब आप पाकिस्तान के देखें, जब ख्वाब आप सोएं और ख्वाब में पंजाबी बोलें, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरा दुख या दर्द जो है वो उसमें शामिल पाकिस्तान नहीं। यही मेरा अलमिया है कि इसको लूटने वाले जो है वो सारे, जिस तरह मैंने कल एक, मैं छोटा सा, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल परसों मुझे किसी ने एक टीवी चैनल पे किसी ने पूछा, उसने कहा जी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े एक्टिव हैं, आपका इसके बारे में मैंने क्या ख्याल है। मैंने कहा ये दुख है। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर जो है उनको तालीम का प्रॉब्लम है, तालीम एजुकेटेड नहीं है। वो यहाँ आते हैं तो लड़ना, इलेक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के सियासतदान है वो बाहर आना चाहते हैं। इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। कुछ मेरा बात, तुम यहाँ रहते हो, यहाँ की सियासत में हिस्सा लो भाई, तुम डेमोक्रेट रिपब्लिकन बनो। फिर बार बार मुझसे ये पूछते हो भाई आप इंडियन डायस्पोरा, इंडियन लॉबी की बात करते हो, करें ना तो और क्या करें भाई। वो यहाँ पे एक्टिव है, लोकल पे सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, लोकल कारोबार में इंटरेस्टेड है। वो हर शहर के अंदर उन्होंने 2-2 ग्रुप बना के पीटीआई के जुलूस नहीं निकाल रहे। यही डिफरेंस है आप में। यहाँ वाले जो है वो उधर जाके सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। सियासत में हिस्सा लेना तो वहां चले जाओ, इलेक्शन लड़ो जाके वहां पे, जूते खाओ थानों में जाके।
फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रहना बिल्कुल। यहाँ है, तकलीफ उधर की है, मेरी तो समझ से बाहर है। और जो वहां वाले हैं वो ज्यादातर उनके सबके बच्चे यहाँ हैं, उनकी जायदादें यहाँ हैं। हम्म। इधर वाले उधर जाना चाह रहे हैं, उधर वाले इधर आना चाह रहे, पता नहीं कैसे ये कौम है, मेरी तो समझ से बाहर है। कोई अकल इनको बताने वाला ही कोई नहीं है। सर मैं अब तो अगले सोचती हूँ जाते अगर सर मैं तो सोचती हूँ अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत में लोग हैं। बिल्कुल ही वो तो ट्रू, शुक्र बिल्कुल करते होंगे कि ये लोग निकल गए, वो तो जान शुक्र छूटी। करते होंगे। बिल्कुल वो सही हाँ, कहते होंगे कि जान छूटी इनसे भाई, हाँ, ये ट्रबल मेकर है। हम्म, डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ। बिल्कुल। वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग। चले, क्या हो सकता है देखिए। अगली जो बात करना चाह रहा था मैं मोदी जी के ट्रिप के बारे में, अमेरिका के। उसके सबसे बड़ी बात जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें, कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है। बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया, दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, that should be a model for the rest of the developing countries। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, that will be an exceptional trip, that will take India to the next level। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए आई विश कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा। तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ।
इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। अब सर मैं इस पे शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है, ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया, यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिल्कुल इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसको शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान के कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14, 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वी.डी. सावरकर, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं
भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए? दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज अ बिल्कुल। वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है, उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम, मेरे दोस्त ने मुझे किसी यहाँ से सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की, लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। इट वाज, मैं समझता हूँ कि पाक द मुसलमान, द इंडियन मुस्लिम्स, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट कि दे वर गिवन अ प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। वीगो ऐसे ही है। गाड़ियां इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की सीटों से ज्यादा है, तो टिकट लेगा कौन? तो ये जैसे निकल के कई लोग आए सामने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसी ने ट्वीट किया है, खैर वो तो ट्वीट तो शायद सिर्फ फवाद चौधरी ने किया है, सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और फिरदौस आशिक अवान और सब लोगों को कह रहे हैं हम खुद ये बात कर रहे हैं, हमें किसी ने नहीं डराया, धमकाया या भेजा है। तो क्या वाकई ऐसा है कि एकदम से क्या हो गया सबको कि फौरन ही छोड़ के भाग रहे हैं और कह रहे नहीं हम खुद कर रहे हैं, किसी ने नहीं भेजा? देखिए, ये फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान, ये दोनों तो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं कोर्ट मार्शल में। ये कह रहे हैं, ये तो ऑफर कर रहे हैं फौज को कि हम वादा माफ गवाह बनने को तैयार है, आप कोर्ट मार्शल करो इसका इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में, और हम गवाही देंगे कि हम सबको इसने कहा था जाने के लिए, सब सारे लोगों को इसने भड़काया था। अच्छा, तो ये भी हो रहा है? हाँ, ये भी चल रहा है। उन्होंने ऑफर की है कि हम वादा माफ गवाह बनने को तैयार है, और अगर वो वादा माफ गवाह बन गए और मिलिट्री कोर्ट में अगर कोर्ट मार्शल हुआ तो बेसिकली हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। भुट्टो के खिलाफ भी तो वादा माफ गवाह बना करके जो है वो क्या नाम है उसका, काजी तमीजुद्दीन, उसने जो है कि ये उसको फांसी की सजा दे दी थी भुट्टो को। सही, ठीक है, तो वही चीज होगी। तो ये तो मैं जो बात कह रहा था ना, मैंने कहा कि पीटीआई का चूक की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई ग्राउंड लेवल से कोई ऐसा वर्कर नहीं आया था, इसलिए अब वो बता रही हैं मलाइका बुखारी कि जो इनकलाब लाती थी डेली, मतलब पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के, मैं मेरे को देखते देखते हो गए 4-5 साल, वो डेली टीवी पे बैठी होती थी और बताती थी कि इमरान खान के साथ हम सीसा पिलाई दीवार ऐसे। पाकिस्तान में कौन किसके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा रहे? तारीख उठा के जरा पढ़ लें, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ। भुट्टो के टाइम पे भी सब भाग गए थे। भुट्टो के टाइम पे भी सब भागे थे। भुट्टो जब जेल में था, जियाउल हक के सामने ये मुर्तजा भुट्टो और ये सब सारे जो इनके अपने खुद के घर वाले उनके साथ में बैठे हुए थे भुट्टो के, जियाउल हक के। तो ये देखिए एक तारीख है पाकिस्तान की, उसमें कभी कोई किसी के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ। फौज खुद कभी सीसा पिलाई दीवार बन के नहीं खड़ी हुई। 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया फौजियों ने। अगर सीसा वो 93,000 शहीद हो जाते ना, मर जाते, क्या दिक्कत थी? खुद ही कहते हैं ना कि मतलब शहादत से बड़ा तो कोई मकाम ही नहीं है, तो वो मकाम हासिल करते ना, लेकिन नहीं खड़े सीसा पिलाई दीवार बन के, वो सरेंडर कर दिया वहां पे। तो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई किसी के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ। मलाइका बुखारी एक दिन रीजन पूछा कि आप क्यों आप इतना जल्दी, आप तो अभी एक दिन भी जेल में नहीं थी ढंग से, तो बोली कि आप कभी मई की गर्मी में अडियाला जेल में आप देखिए कि गर्मी कितनी लगती है, सी क्लास में। हाँ, मतलब जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो डंडे, और एक्चुअली इनको हर एक चीज प्लेटर पे मिली डे 1 से, हर चीज में। अगर फौज इनको 2011 में अगर इनके ऊपर हाथ न रखती, ठीक है, जब मैंने आपकी पिछली इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि वो जो इस्मतुल्लाह जो एसपी था वहां पे इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्मतुल्लाह जुनेजो, वो उसको जब मार रहे थे वहां पे पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर घुस गए, पीटीवी पे कब्जा कर लिया,
उस समय अगर ये खड़े होते, आखिर वो फौज इंस्टीट्यूशन है तो क्या वो इंस्टीट्यूशन नहीं है? पीटीवी इंस्टीट्यूशन नहीं है? बिल्कुल। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है? वो जो ब्यूरोक्रेट है जो वर्दी में मार खा रहा है, उसकी वर्दी का एहतराम नहीं है? उसने क्या हिंदुस्तान की वर्दी पहन रखी थी? उसने पाकिस्तान की वर्दी नहीं पहनी थी? वो किसके लिए नौकरी कर रहा था? वो रॉ के लिए नौकरी कर रहा था? नहीं, आईएसआई का हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है फैसलाबाद, वो रेड लाइन है। कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, वो रेड लाइन है। जो जीएचक्यू पे हुआ, मतलब फौजी की वर्दी है और किसी की वर्दी नहीं है। तो जब आप फौज ने खुद कहा, बोलते ना आ बैल मुझे मार, तो फौज ने इनका मन इतना बढ़ाया था, हर चीज प्लेटर पे, हर गुनाह की माफी, कोर्ट्स मैनेज कर दी, मीडिया मैनेज कर दी। ये कल के जो, मतलब मैं यही कहूंगा, लौंडे लपाड़े हैं, ये आकर के तजिया निगार बन के बैठे हुए पिछले 4-5 साल से टेलीविजन के ऊपर, 6 साल से। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, जो रिपोर्ट, अच्छा, वो अभी तक बैठे हुए हैं, हालांकि सब कुछ चेंज हो गया है, इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई, बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट में भी बदल गया, लेकिन ये अभी भी टीवी पे बैठे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, वो उन्होंने अपना टोन बदल लिया ना। इमरान रियाज खान के, अच्छा ये भी आप देखिए कि ये इस तरह के जितने भी कैरेक्टर पिछले 6-7 साल में जो बनाए गए टेलीविजन पे, आप इनको पाकिस्तान की तारीफ मालूम है? इनको कल्चर का मालूम है? इनको पॉलिटिकल हिस्ट्री मालूम है? कुछ नहीं मालूम इनको। ये बेसिकली जो आसिफ गफूर और इन जैसे लोगों ने जो इनको लाके बिठाया है, इनकी सैलरियां फिक्स करवाई। हाँ, ऐसा ही है कि इनको आप 50 लाख रुपए सैलरी दोगे। मीडिया मालिकान ने दी 50 लाख रुपए सैलरी। जिनकी 5 रुपए की औकात नहीं थी, उनको 50-50 लाख रुपए तनख्वाह दिलवाई है इन्होंने। तो आपने वो मॉन्स्टर खड़ा किया है ना, तब तो वो इमरान रियाज खान कहता है ना कि आप, उससे पूछा गया कि आपके पास इतना आलीशान मकान कहाँ से आया, तो बोलता है कि मैं ऐसे मकान हर हफ्ते बनवा सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास। तो बोले इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसने बोला मैं क्रिप्टो करेंसी से कमाता हूँ इतने पैसे। क्रिप्टो करेंसी से क्यों? तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेस नहीं है, प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखें, अभी ये क्लीन अप शुरू हुआ है ना, तो ये क्लीन अप होगा। अब एक आपने बुत तराशा है पिछले 12-13 साल में, तो उसको डिसमेंटल करने में, अब बताइए 12 दिन नहीं लगे इनको खत्म करने में। पीटीआई ऑलमोस्ट 60-70% खत्म कर दिया ना इन्होंने। बिल्कुल। लेकिन आपने वैभव नाम लिया इमरान रियाज खान का, तो उसके लिए अदालत ने कहा कि जी पेश करें। एजेंसीज कह रही है हमारे पास तो है ही नहीं, फौज भी कह रही है नहीं है। आपके ख्याल से कहाँ गया? वो उन्हीं के पास है जो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो तो जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप ये जो सारे के सारे जो ये अगवा जो है लोग, जो मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान के और सिंध के, आप इनको पेश करें, तो आईएसआई वाले जाके वहां क्या कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है। जब वो 40,000 मिसिंग पर्सन्स को ओन नहीं करते, तो इमरान रियाज खान को कहेंगे हाँ मेरे पास हम लेके आते हैं सर। वो तो नहीं करेंगे ना। तो और दरअसल दिक्कत ये है ना, इमरान रियाज खान ही था ना जो कह रहा था खड़े होकर के स्टेज में वहां पे नेशनल प्रेस क्लब में कि तुमको पहली बार टक्कर के लोग मिले। ठीक है, तो एक्चुअली इमरान रियाज खान को भी पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं। अभी तक उसको नून लीग वाले मिल रहे थे। क्योंकि वो तो खैर जर्नलिस्ट वाला काम भी कोई नहीं कर रहे थे इत्तेफाक से, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जैसा काम कर रहे थे कि इमरान खान के जलसों में खड़े हो जाना, बात करना। मैं अब आपके सामने क्या नाम लूं, उसके जैसे कितने हैं। एक दो का तो होता तो मैं बोलता भी, इतने दर्जनों के हिसाब से ये सारे के सारे इन्होंने भर्ती किए थे। अच्छा, उसमें से आधे से ज्यादा तो पलटी मार गए गवर्नमेंट बदलते ही। उनको पता था कि अब ये पानी किस तरफ जा रहा है, वो तो मार गए, उन्होंने टीवी पे आना छोड़ दिया, या वो साइड लाइन हो गए, या उन्होंने अपनी टोन चेंज कर ली। बट ये जो इनकलाबी है ना, और मैं लिटरली कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये अहमद शरीफ का जो कत्ल हुआ है ना, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसके पीछे भी अगर इसकी इंक्वायरी होगी ना, निकलेगा हाथ फैज हमीद और इमरान खान का ही। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर इसकी फेयर इंक्वायरी होगी, इनका ही हाथ निकलना है। मगर इनको क्या फायदा ऐसा करके? बेसिकली उन्होंने एक सिंपैथी वेव क्रिएट करनी थी। उनको ये प्रूव करना था कि ये कितनी जालिम गवर्नमेंट है, ये कितना जालिम एस्टेब्लिशमेंट है,
ये जो चीफ है और जिस समय जो ISI चीफ है ये कितने जालिम है, और ये किस तरह से, बिकॉज अरशद शरीफ की एक मतलब मासेस के अंदर एक उनकी पॉपुलैरिटी तो थी, इसमें कोई तो राय नहीं है। एंड मैं पाकिस्तान में मतलब ही वॉज प्रो PTI, ही वॉज प्रो इमरान खान, बट मैं ये चीज मानता हूँ कि अरशद शरीफ जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल और बहुत जेंटलमैन जर्नलिस्ट था वो बंदा, बिल्कुल। और एंड ही डिड नॉट डिजर्व टू डाई लाइक दैट। ये रियलिटी है। मतलब पहली बात तो ऐसा किसी भी जर्नलिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए, इमरान रियाज खान के साथ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कोई काम। लेकिन बात ये कि लेकिन अरशद शरीफ के साथ जो करने वाले हैं वो तभी आएंगे, और उनके पीछे नाम हमेशा आप देख लीजिएगा, अगर कभी इंक्वायरी हुई, कभी चीजें खुली, तो वो फैज हमीद का नाम उसमें आना ही आना है। और ये जो सारी चीजें हुई है ना, मैं आज ही एक रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि यार आप गरीबों के बच्चे आपने उठा लिए 9 मई में, ठीक है, और जो PTI वाले जो उकसा के लेके जा रहे थे वो PTI छोड़ने का ऐलान कर दे रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दे रहे हो जेल से। लेकिन इनका क्या भाई, गरीबों के बच्चों को छोड़ो ना। बिल्कुल। जो इंस्टिगेटर थे उनको इस शर्त के ऊपर छोड़ दे रहे हो कि भाई वो वाकई बस PTI से अलग हो जाए। हाँ, और गरीबों के बच्चे बिठा रखे हैं तुमने, तो उनको तो पकड़ो। और मैं ये कह रहा था कि आप जब तक इमरान खान और फैज हमीद का कोर्ट मार्शल नहीं करते ना, तो ये आम आवाम का छोटे मोटे पॉलिटिकल, मतलब कहते हैं ना कि नो बडीज जो है, MPA है, MNA है कि तुक्के में जीत गए, वो RTS सिस्टम की पैदावार है वो, तो उनको यार आप तुमने टांग करके तुमने क्या हासिल कर लेना है। जो बिल्कुल बोलते हैं ना, आप मुझे बताइए ना कि टारगेट एक्वायर किए गए कि इतने लोग GHQ जाएंगे, इतने लोग ISI के वहां फैसलाबाद जाएंगे, ये कैंटोनमेंट जाएंगे मियांवाली में, ये सरगोधा एयरबेस जाएंगे, ये आपके वहां पे जाएंगे, लाहौर कोर कमांडर के यहाँ जाएंगे गैरिसन में। तो ये तो सारी की ये तो बहुत प्लान्ड और आइडेंटिफाइड तरीके से होता है ना काम, ये रैंडमली नहीं होता है। मैं रैंडम मानता जब ये होता कि भाई 4 जगह उनमें से एक जगह वो भी थी फौज की भी, बट सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फौजी जो इंस्टॉलमेंट्स थे वहीं पे गए और चुन के गए। तो आप मुझे बताएं कि इसके ये फैज हमीद इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं नहीं मान सकता। और पिछले साल भर से जो इमरान खान को सारी सपोर्ट मिल रही है, ये कौन दे रहा है फौज के अंदर? ये जो 100 से अधिक ऑफिसर्स के खिलाफ जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो शुरू हो रखी है, ये कौन 100 लोग हैं? इनको किसने मैनेज किया हुआ था? नून लीग वाले तो नहीं कर सकते ना फौजियों को मैनेज अंदर फौज के, वो तो कोई फौजी ही करेगा। बिल्कुल। तो वो फौजी तो फैज हमीद है। तो मतलब इमरान खान ने 2 ग्रुप तो बहरहाल फिर बना ही दिए हैं, क्योंकि फौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट में जो बार बार कहा भी जाता है, वरना तो बाजवा साहब तो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे थे, तो इमरान खान कहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। फैज हमीद का तो नाम ही नहीं लेते इमरान खान। नहीं, फैज हमीद का नाम कैसे लेंगे? फैज हमीद जो उनको पिछले साल भर से सारी चीजें बता रहा है कि अब आपने ये करना है, अब आपने वो करना है, अब आपने ये नैरेटिव पुल करना है, अब आपने वहां जाना है, आपने इससे बात करनी है, और उसी का फायदा हो रहा है इमरान खान को। इमरान खान की पॉपुलैरिटी मतलब स्काई रॉकेट कर गई निकलने के बाद, उसके सारे गुनाह माफ हो गए थे पिछले 3.5-4 साल के। तो लेकिन बात यही है ना कि आप देखिए, फौज हर एक चीज टॉलरेट करती है पाकिस्तान। ये गलती इमरान खान ने वही की है जो जियाउल हक ने की थी, ये भुट्टो ने की थी। फांसी से एक दिन 1 हफ्ता पहले तक जब ये वहां मरी में जो नजरबंद थे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जियाउल हक की जो लास्ट मीटिंग थी, जब जियाउल हक गया उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि जियाउल हक ने कहा कि यू आर स्टिल माय प्राइम मिनिस्टर, आप अभी भी मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भुट्टो ने बोला कि मैं बाहर आने के बाद सबसे पहले तुमको टांगूंगा। तो ये जो बात कही थी ना कि मैं बाहर आने का सबसे पहले तुमको टांगूंगा, मतलब वो मोमेंट था जब जियाउल हक ने डिसाइड किया कि लाइव भुट्टो इज फार मोर डेंजरस फॉर हिम देन अ डेड भुट्टो। ठीक है, तो उसने टांग दिया। बेसिकली इमरान खान ने ये जो काम किया है ना 9 मई वाला, अभी परसों वो क्या कह रहा था, वो आपने जब एड्रेस कर रहा था, आसिम मुनीर मैं तुमको नहीं निकालूंगा, ठीक है,
मैं अगर वजीर आजम बना तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। बेसिकली वो ये चाहते हैं, उनको ये इमरान खान को रियलाइजेशन है कि मैंने वो भुट्टो वाली गलती कर दी है, हाँ, हो गया है। तो उस चीज को ये रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमको नहीं निकालूंगा पावर में आने के बाद, ताकि तुम ऐसा मत सोचो कि मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, इमरान खान की जो हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यू टर्न्स का है कि अपनी हर बात पे यू टर्न लेता है। कोई बिल्कुल। एक बात नहीं इसमें यू टर्न लेता हो। तो आसिफ मुनीर को भी पता, अगर ये आया तो पक्का टांगेगा मुझे ये। लेकिन क्या हम जनरल आसिफ मुनीर को दोबारा या दूसरा ज़ियाउल हक बनता हुआ तो नहीं देख रहे कि पता लगे कि ये भी ज़ियाउल हक की नहीं, तरह आ लेकिन गया, ज़ियाउल फिर हक- 12 साल बैठे रहे। नहीं, ज़ियाउल हक तो बनता हुआ नहीं, लेकिन इमरान खान के लिए वो ज़ियाउल हक बनेगा। इमरान खान के लिए वो ज़ियाउल हक बनेगा, पाकिस्तान के लिए भले ज़ियाउल हक ना बने। जबकि ज़ियाउल हक तो मतलब सैंडहर्स्ट में पढ़ा हुआ, ट्रेंड और ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ऑफिसर, और मतलब वो तो सेंट स्टीफेंस का दिल्ली का पढ़ा हुआ, जहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलते ही नहीं है। ठीक है, वहां तो ग्रीनिच मीन टाइम चलता है। वहां पे मतलब लोग सोचते ही वॉशिंगटन के हिसाब से है। वहां का पढ़ा लिखा इतना वो आदमी था। ये तो हाफिज कुरान है। अगर ये ज़ियाउल हक वाले काम करे तो समझ में भी आता है। ठीक है कि चले हाफिज कुरान ज़ियाउल हक वाला काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, लेकिन बट ही इज प्रूविंग अदरवाइज। मतलब अच्छा देखिए, बर्दाश्त इन्होंने भी बहुत किया है 1 साल तक। मतलब जितना इन्होंने इमरान खान को बर्दाश्त किया है, इसका 10वां हिस्सा इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल। ये तारीख का हिस्सा है, मतलब ये फैक्ट है। और लोग पाकिस्तान में, अच्छा नून लीग की शिकायत क्या थी नवाज शरीफ की, यार हम तो इतनी सी बात करते थे तो हमको तो टांग देते थे, हमको तो एग्जाइल में भेज देते थे, हमको तो ऐसा करते थे, हमको तो जेलों में डाल देते थे। और ये तो मतलब किए जा रहा है, तो वो भी वेट कर रहे थे कि दे वर वेटिंग फॉर हिम टू डू सच स्टूपिड मिस्टेक दैट ही डिड ऑन 9th of May। बिल्कुल। तो ये काम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये काम इलेक्शन से पहले वैसे भी होना था पीटीआई के साथ। वरना देखे ना अली अली वजीर को 2 साल इन्होंने जेल में रखा, इससे बहुत कम बात करने पे। आप ये सोचे, केपी जैसी ठंडी जगह पे उसको जमीन पे सुलाया, उसको चप्पल नहीं दिए सर्दियों में। केपी की सर्दी आपको पता है कितनी होती है। बिल्कुल। और चप्पल नहीं दी और जमीन पे सुलाया, उसकी फोटो सिर्फ मतलब फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है जमीन पे सोते हुए सर्दियों में। और उसके साथ जो जो किया है, और मतलब किसके साथ नहीं किया इन्होंने, आप मुझे बताएं ना, किसके साथ नहीं किया। इमरान खान अगर पंजाबी ना होता तो इतना बर्दाश्त करते? कभी भी नहीं। वो तो खैर पठान कहते हैं अपने आप को, पंजाबी तो मानते नहीं। अब है तो वो मियाँ वाली का ही ना। ठीक है, और अगर वो पंजाबी नहीं तो फिर पंजाबी कौन है? तो अब सबसे बड़ी बात वही है कि मतलब अगर वो पंजाबी ना होता तो उसको कभी ना बर्दाश्त करते इतना। नवाज शरीफ अगर पंजाबी ना होता तो कभी नवाज शरीफ जिंदा होता? क्या वो लंदन जा सकता था? कभी नहीं। आप मुझे एक लीडर बताएं ना जो नॉन पंजाबी हो और उसको इतनी छूट मिली हो। अल्ताफ हुसैन उमरा करने के बहाने सऊदी अरब से यूके भाग गया। अगर वो न गए होते तो क्या अल्ताफ हुसैन ने कभी सूरज देखना था? सही। परवेज मुशर्रफ को भी भगाया था इन्होंने ना। और परवेज मुशर्रफ तो आप देखे, वो तो फौजी था ना, आर्मी चीफ था ना। वो आर्मी चीफ होता है, वो पंजाबी पठान बलोच नहीं होता। सही। ठीक है, वो आर्मी चीफ होता है। तो आपको याद है जब उसको फांसी की सजा दी थी हाई कोर्ट ने, तो उसको अगले दिन आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला था? बिल्कुल। जुडिशरी को उसकी औकात दिखाई थी उसने बोला कि मतलब वो हमारा चीफ था, उसने अपना खून दिया इस मुल्क के लिए, और जो भी ये जजमेंट है, वी डोंट एग्री विद इट, वी डोंट बिलीव इन इट। ठीक है, तो ये तो कभी होने भी नहीं देंगे ना। वो तो ये कहा जाता है कि अगर एक बार भी कोई आर्मी चीफ को सजा हो गई तो फिर आर्मी का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए आर्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी। अब जैसे आप बात कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की, उनको भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है इमरान खान को हो जाए, जनरल फैज हमीद को भी नहीं करेंगे। तो मेरा तो पॉइंट ही वही है कि अगर फैज हमीद को सजा नहीं होनी है तो फिर गरीबों के बच्चों को क्यों मार रहे हो कोड़े? ये जो आम आवाम है, जो गरीब है,
इसके बच्चों को क्यों पकड़ रखा है तुमने, उनके रिश्तेदारों को क्यों हरास कर रहे हो, उनके माँ बाप को क्यों तंग कर रहे हो? यार पकड़ना है तो फिर इमरान खान को पकड़ो और फैज हमीद को पकड़ो, बिकॉज इमरान खान तो बेसिकली कठपुतली है, उसको जो ऑपरेट करने वाली उंगली है ऊपर वो तो फैज हमीद की थी, तो फैज हमीद को पकड़ो ना। फैज हमीद को नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ भी नहीं सकते। फैज हमीद हमीद को नहीं, वो फैज हमीद को नहीं पकड़ेंगे। जब तक फैज हमीद को नहीं पकड़ोगे, उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको सजा नहीं होगी, तब तक इस सब कुछ पॉइंटलेस है, सब कुछ आई वॉश है। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी वही गलती कर रही है, उनको मुतालबा करना चाहिए, उनको प्रेशराइज करना चाहिए आर्मी को कि नहीं आप फैज हमीद को टांगो जो है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि यार इमरान खान निकल जा रहा है ना, बस ये फारिग हो जाए, इसकी पार्टी हो जाए, बस मतलब इनको अपने आज भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे, क्योंकि वो एक साइकी है पाकिस्तानी अवाम की, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, यार मेरा फायदा किसमें है, मेरा जो जाति मुफाद है वो कहाँ से निकल रहा है, वो उसी पे फोकस कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं चाहिए किसी को। इसका मतलब है हम कोई चेंज आता हुआ नहीं देख रहे कि जिसमें एजेंसीज और आर्मी जो है वो अपने काम से काम रखे और पॉलिटिक्स में ना आए पाकिस्तान में, इसी तरह चलता रहेगा। आप बताइए, इन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आज जितनी इन्वॉल्व है फौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सियासत में, आज से साल भर पहले इतनी इन्वॉल्व थी? आज तो पॉलिटिशियन बाहर जा रहे हैं पॉलिटिक्स से, ये जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इन्होंने तो सियासतदानों को सियासत से बाहर कर दिया, इतना घुस गए सियासत में। हाँ बिल्कुल। यही है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाम की वेलफेयर का नहीं सोचा, इसीलिए पैसे कमाने नहीं आते। हमारी इंपोर्ट इतनी ज्यादा, एक्सपोर्ट कोई है नहीं, और एक्सपोर्ट कैसे आती जब इंडस्ट्री चलने दी नहीं गई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए अब अगर वो जंग बंद हो गई, कारोबार भी बंद हो जाएगा, तो इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि आवाम रियासत के लिए या रियासत आवाम के लिए होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हो, उनके असाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें,
अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खिते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं है जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मुजम्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है, और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है, टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर एफएटीएफ में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे, और टीटीपी और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे क्या? ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया वो क्या होता है, कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स, हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो एफएटीएफ जैसे इदारों का अभी उस पर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की, यहाँ पे अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। अब जनरल बाजवा साहब का भी विजन यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की, उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे अग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है, और अक्सर अगर कोई सियासतदान का विजन है तो वो उसको पूरा नहीं करने देते। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रहा है मसला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वो रोल बैक शुरू हो चुका है। हाँ, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है अभी, जो अफगानिस्तान वाला ड्यूरन लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फॉरेन पॉलिसी गोल हमारे टीटीपी को सेटल करवाना, वो सारा कुछ करना। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो पिछली रजीम की पॉलिसी थी टीटीपी को लेके वो गलत थी। खुद ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि जनरल फैज साहब वहाँ जाके चाय पी के आए थे और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और हुआ क्या कि पेशावर में और जगहों पे धमाके शुरू हो गए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में ये मसला रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो सकत, वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को लेके तो हम इतना रेडिकलिज्म अब कर नहीं सकते, जो कि अच्छी बात भी है, करना चाहिए भी नहीं। और एक तो एफएटीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है, इसीलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर विजन आता है, अगर लीडरशिप ऐसी आती है जो दोस्ती की बात करे, तो सबसे पहले वो इन जॉम्बीज को और ये जो सारे लोग वहाँ दहशतगर्दी करते रहे हैं पहले उनको चेन करने की बात करेंगे। तो इसका ताल्लुक भी रियासत की परसेप्शन से है कि वो देख किस तरह रहा है हिंदुस्तान को। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे और उसको साबित करेंगे, तो ओवर द डेकेड्स हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके
कन्विंस होगा, इस स्टेज पे तो वो भी कन्विंस नहीं हो सकते। अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा है, यही कहा है बिलावल भुट्टो के आने पे कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं, वो सब करते रहे हैं। तो ये वो परसेप्शन है जो पहले से क्रिएट हो गई, इसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। तकरीबन 15 से 20 साल की कंसिस्टेंट पीसफुल पॉलिसी चाहिए। और जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये साबित कर देंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर मुझे लगता है कि वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है। लद्दाख में चीन से जंग लड़ रहे हैं वो, तो उसके बावजूद चीन से ट्रेड बंद नहीं होती। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, और भारत का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, और उनका भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, ये हमारे खिलाफ ना रहे। तो अगर 15 से 20 साल का विजन, कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेंडली पॉलिसी इंडिया की तरफ चले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।